गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अगले पार्ट में जो कि हमारे 6 तारीख या फिर 7 तारीख के जो भी हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट हैं, जो हमारे एग्ज़ाम मतलब एक तरीके से समझ लीजिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा जो शहर है वो करने वाला है। ठीक है, तो क्या इसकी मेजबानी जो है वो चेन्नई करने वाला है, या फिर भोपाल करने वाला है, या फिर भुवनेश्वर करने वाला है, या फिर हैदराबाद। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, इसका जो हम लोग आयोजन करते हैं वो कब करते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है, और ये 9 जनवरी को हम लोग क्यों करते हैं? महात्मा गांधी जो है कि 9 जनवरी 1915 में भारत जो है परमानेंटली वापस आए थे, और उसके बाद यहाँ पे आके जो भी आंदोलन वगैरह उन्होंने किया था उसको शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसका जो बड़े लेवल पे आयोजन होता है, वैसे मनाते तो हम लोग हर साल है, लेकिन बड़े लेवल पे ज़्यादातर इसका आयोजन जो होता है प्रति 2 वर्ष पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आयोजन जब किया जा रहा है तो इसको जो है मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये शहर है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2025 का होने वाला है हमारा, वो कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? भुवनेश्वर में। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करें तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, याद रखिएगा इसको प्रवासी भारतीय दिवस ही बोला जाता है, ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश का यूज कर लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस ही इसका नाम है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 8 से 10। सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 हो रहा है, लेकिन मनाया ये 9 जनवरी को ही जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक दिन पहले और एक दिन बाद तक इसका सम्मेलन किया जाएगा। बात समझ में आया? आपको याद क्या रखना है? इसका जो मेन विषय है क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, यानी इसका जो थीम रखा गया है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का, वो क्या रखा गया है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग बात करते हैं कि कौन यहाँ पे जो है चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, तो जो त्रिनिदाद और टोबैको है, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैको जो है, इसके जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ठीक है, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू जो त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ पे जो होगा वर्चुअली संबोधन करने वाले हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्घाटन मोदी जी करेंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति यहाँ पे गेस्ट के रूप में होने वाले, चीफ गेस्ट के, वो कौन होने वाले हैं? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस सरकार ने शुरू की है? क्या वो कर्नाटक सरकार है, क्या वो राजस्थान सरकार है, क्या वो गुजरात सरकार है, या फिर उड़ीसा सरकार है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कौन सी सरकार है? उड़ीसा सरकार। ठीक है, यानी उड़ीसा सरकार ने जो है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है इसकी शुरू की है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, कौन सी योजना शुरू की गई है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। ठीक है, इसको याद रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये क्या है? अनुसूचित जनजाति जो है, एसटी समुदाय, उसके लिए इसको योजना को शुरू किया गया है। और यहाँ के जो छात्र होंगे अनुसूचित जाति जो एसटी हैं, यहाँ के छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यहाँ के जो छात्र हैं उसको बढ़ावा देने के लिए शहीद माधव सिंह के नाम पे जो है इसको यूज किया गया है। और इसमें क्या होगा? ये 9th और 11th के जो छात्र होंगे उनको मतलब उनके दाखिले के लिए इसका किया जा रहा है कि हर छात्र को जो होगा 5,000 रुपये का जो होगा एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी कि वो 9th और 11th की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा इसकी पात्रता ऐसा नहीं कि सभी लोगों को दी जाएगी। इसकी जो पात्रता है वो ये है कि जो ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय जो है वो कितनी है? 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी उन्हीं बच्चों को इसका मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। इस योजना का 5,000 रुपये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके पारिवारिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो।
ठीक है। और ये जो होगा सरकारी और आप कह सकते हैं जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं उसमें ही पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला है, यानी प्राइवेट से पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इसका प्रावधान नहीं किया गया है। सरकारी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9th और 11th में जो दाखिला ले रहे हैं उनको जो होगा 2.5 लाख रुपए की जो होगी एक तरीके से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? ठीक है, सशक्त बेटी ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो योजनाओं से क्वेश्चन आपके अक्सर आते रहते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सशक्त बेटी ई दृष्टि पहल, इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसको क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक समारोह में गए थे और वहीं पे इस परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, दिल्ली से इसको शुरू किया गया है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का जो है वहाँ पे शुरुआत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो अनाथ हैं बच्चे या फिर जो एकल अभिभावक छात्राएं हैं, ठीक है, छात्राओं से, क्योंकि नाम में ही इसका आ रहा है, ठीक है, बेटी, तो इसमें क्या है कि अनाथ और एकल अभिभावक, यानी कि ऐसे छात्राएं जो कि या तो अनाथ हैं या फिर उनके माता पिता में से कोई एक ही सिर्फ हो, दोनों ना हो। ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। और इसका जो रखा गया है क्राइटेरिया, वो ये रखा गया है कि परिवार की आय जो होनी चाहिए वो 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी वार्षिक आय जो है परिवार की वो 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UIDAI के CEO, क्या वो विनय सिंह है, विपुल कुमार है, राकेश गोयल है या फिर भुवनेश कुमार है? तो याद रखिएगा, ये जो है नई नियुक्ति हुई है और इसको याद रखना है आपको, कौन है? भुवनेश कुमार। ठीक है, आइए आगे देखिए, किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने से पर प्रतिबंधित किया है? ठीक है, किस देश ने जो है बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे? क्या वो स्विट्जरलैंड है, उत्तर कोरिया है, वियतनाम है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, अब महिलाएं जो होंगी पब्लिक प्लेस पे जाके वहाँ पे अब बुर्का नहीं पहन सकती हैं। ठीक है, भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? ठीक है, तो इसरो ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो आपका PSLV C60 था, ठीक है, उसी के साथ जो है उससे 2 मिशन को लॉन्च किया गया है। एक तो आपका जो है पोयम 4 मिशन था। ठीक है, इसके तहत जो है कुछ अंतरिक्ष में बीजों को भेजा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि दूसरा मिशन कौन है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं उस मिशन के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, तो बीजों का जो अंकुरण हुआ है वो किस चीज़ के बीज थे? क्या वो बीज लोबिया के थे, मक्का के थे, बाजरा का था या फिर चावल का था? तो याद रखिएगा ये किसका है? लोबिया का बीज है। ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे लोबिया क्या होता है, साउथ जो हमारा इंडिया है वहाँ पे ये पौधा पाया जाता है। इसका बीज गया है अंतरिक्ष में और वहाँ पे वो अंकुरित हो गया है। ठीक है, यानी आने वाले समय में अंतरिक्ष में भी हम पौधा उगाने के जो होगा उस मिशन में सफल होंगे और हो सकता है ये मिशन हमारा चंद्रमा पे जाके जो है जीवन को और प्रभावी ढंग से वहाँ पे बसाने में मदद कर सकता है। ठीक है, या फिर मंगल ग्रह के लिए भी बातें चल रही हैं, तो ये लोबिया को ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? ये आपके लिए एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का ये पहला है। ठीक है, क्या ये भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय पैदा हो चुका है? ठीक है, अब नाम से ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई कंप्यूटर पैदा हुआ है। ठीक है, जनरेशन बीटा जो है एक्चुअली में हमारे यहाँ जो होता है, अभी मैं इस प्रश्न का आंसर देने के बाद फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो हुआ है मिजोरम में पैदा हुआ है। जनरेशन बीटा बेबी बॉय जो है भारत में, वो कहाँ पे पैदा हुआ है? मिजोरम में पैदा हुआ है। अब ये जनरेशन बीटा होता क्या है, इसके लिए जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि 1902 से, ठीक है, 1902 से जो बच्चे 1927 के बीच में पैदा हुए हैं उनको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस में रखते थे।
ठीक है, कि ये जो बच्चे हैं आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन का इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद 1928 से लेकर 1935 में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, साइलेंट जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद 1946 से 1964 के बीच में जो भी पैदा हुए उनको बेबी बूमर बोला गया। उसके बाद 1965 से 1980 तक जो बच्चे पैदा हुए उनको जनरेशन का एक्स बोला गया। ठीक है, यानी एक्स जनरेशन के वे लोग थे। अगर आप देख सकते हैं कि जनरेशन वाई किसको बोला गया, 81 से लेके 94 के बीच में, और जनरेशन जेड किसको बोला गया, 97 से लेके 2009 के बीच में। मुझे लगता है कि आप लोगों में से जो भी देखते हैं इस वीडियो को वो इस ग्रुप के ज़्यादा होंगे, यानी आप जो पैदा हुए हैं तो आप जेड जनरेशन के बच्चे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से 10 से लेके 14 के बीच में जो बच्चे आए, सॉरी 24 के बीच में, उनको हमने अल्फा जनरेशन बोला। ठीक है, क्या बोला, अल्फा जनरेशन बोला। और 2025 से शुरू होके आप कह सकते हैं 2039 तक, अगर आप इसको लिखना चाहें तो 2039 तक जो भी बच्चा पैदा होंगे उनको बीटा जनरेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को जो पहला बच्चा पैदा हुआ था भारत में, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, वो हुआ था मिजोरम में। बात समझ में आया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, बीटा जनरेशन। बात समझ पा रहे हैं? तो ये अंतर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर या कुछ ऐसा उसका अपीयरेंस होने वाला है। हाँ, उसका जो ये बोला जा रहा है कि जो माइंड सेट होगा वो थोड़ा सा अब अलग होने वाला है। बात समझ में आया? हालांकि इसके बारे में कोई अभी पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।